तो आज आपका जो कल मैंने टॉपिक छोड़ा था विकास की अवस्थाओं में, उसी के आगे आज हम चलते हैं। तो आप सभी का समर्पण की लाइव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज उसी टॉपिक के आगे बाल मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विकास की अवस्थाओं में। सबसे पहले उस दिन मैंने लास्ट टर्न पे आपको विकास की अवस्थाएं 4 बताई थी। सबसे पहली अवस्था जो मैंने आपसे जिक्र किया था उसके बारे में कहा था कि शैशवावस्था सबसे पहली अवस्था, जिसको कि हम इंग्लिश में हमने नाम दिया था इनफेंसी पीरियड। अब देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शैशवावस्था अर्थात इसमें हम शिशु की बात कर रहे हैं। शिशु मतलब इन्फेंट, शिशु का मतलब इन्फेंट। और जो इन्फेंट वर्ड है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो है आपका इन और फरी। तो देखिए बच्चों, उसकी समझने की बात क्या है। हम शैशवावस्था, जिसे हम इन्फेंसी पीरियड कहते हैं, उसमें शिशु का अध्ययन, शिशु को इन्फेंट कहा जाता है। और इन्फेंट जो है लैटिन भाषा के इन और फरी, इनका मतलब नहीं और फरी का मतलब बोलना, बोलने में अयोग्य। तो अर्थात विकास की वह अवस्था, देखिए शैशवावस्था की क्या परिभाषा बनेगी। विकास की वह अवस्था जिसमें बालक बोलने में अयोग्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। शिशु के नाम से इसे जाना गया। और अब इसको और किन किन नामों से जानते हैं शैशवावस्था को, तो देखिए मैंने कुछ अवस्थाओं के बारे में। तो देखिए शैशवावस्था, पहला जो इसे कहा जाता है, यह सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को खिलौनों की आयु, मतलब कि टॉयज एज के नाम से भी जानते हैं। तो सेकंड अवस्था हमारी क्या है, खिलौनों की आयु। तीसरा, इस अवस्था को एक नाम और कहते हैं, उसे कहते हैं अतार्किक चिंतन करने की योग्यता या क्षमता। अब देखिए अतार्किक क्या होता है। जैसे हमने मान लो बच्चे ने हमसे पूछा कि सर ये क्या है, या पापा ये क्या है, या मम्मी ये क्या है। तो मान लो मम्मी ने कहा कि बेटा ये कुत्ता है या कुत्ते का बच्चा है, तो वो मान लिया उसने, क्योंकि उसका प्रश्न क्या है, सीधा सीधा सा है, अतार्किक करने की क्षमता। उसने कोई तर्क नहीं करना आपसे, जो आपने बता दिया उसको उसने मान लिया। तो अतार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे कहा जाता है। चौथी, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं कि यह जन्म के पश्चात विकास की प्रथम अवस्था है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पेपर में आया है एक बार कि विकास की प्रथम अवस्था का क्या नाम है, तो उसका नाम क्या है, शैशवावस्था। अगला, अगर हम ये जानें कि इस शैशवावस्था में बच्चे का आकार, जब बच्चा जस्ट पैदा होता है, तो देखिए उसका आकार लगभग 90.5 इंच होता है। और उसका भार की हम चर्चा करें, 7.5 उसका पाउंड उसका वजन होता है। तो ये कुछ विशेषता हैं। मतलब जो इसके अन्य उपनाम को भी हम जानते हैं कि ये सीखने का आदर्श काल है, खिलौने की आयु है, अतार्किक चिंतन की अवस्था है, जन्म के पश्चात विकास की प्रथम अवस्था है। ये सारे नामों को भी हम इस शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि हम आगे चलें। अगली, शैशवावस्था के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, और ये अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम से बताए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें, रूसो महोदय ने क्या कहा। तो रूसो महोदय ने शैशवावस्था के बारे में ये कहा कि किसी भी बच्चे की आँख, हाथ, पैर, ये बालक के प्रथम अध्यापक होते हैं। क्योंकि देखिए बालक जब संसार में आता है, तो देखिए जो भी कुछ वो देख रहा है उसी से वो सीख रहा है। और जो वो हाथ से जो भी क्रिया कर रहा है, उसको क्या कहते, क्रियात्मकता के आधार पर जो सीख रहा है वो भी उसको सीख रहा है। तो उसको सिखाने वाले कौन हुए, आँख, हाथ और पैर। इसीलिए कौन होते हैं, वो बालक के प्रथम अध्यापक होते हैं। ये कथन किसका है, रूसो महोदय का है। अगला एक कथन है फ्रायड महोदय का। फ्रायड महोदय ने क्या कहा शैशवावस्था के बारे में, कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रथम 4-5 वर्षों में, जीवन के प्रथम 4-5 वर्षों में वो जो बन जाता है। तो देखिए वही हम लिखवाया कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसका कथन है, ये फ्रायड का कथन है। अब एक अगला कथन आता है क्रो एंड क्रो। आपको मैंने पहले बताया था कि क्रो एंड क्रो कोई एक व्यक्ति नहीं है, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं, 2 अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं। एक का नाम है लिस्टर क्रो और दूसरे का नाम एलिस क्रो। तो इन्होंने क्या कहा,
बच्चों को लेकर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो आने वाली जो शताब्दी है, ये 20वीं शताब्दी को लेकर उन्होंने एक बात कही कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो देखिए ये भी कथन आपका पेपर में पूछा गया है, बालक की शताब्दी कहा जाता है किस अवस्था को? शैशवावस्था को। अगला कथन आता है एडलर महोदय का। एडलर महोदय ने क्या कहा शैशवावस्था को लेकर? उन्होंने कहा कि बालक के जन्म के कुछ समय पश्चात ही ये निश्चित हो जाता है कि बालक का जीवन में क्या स्थान होगा। अब देखो बच्चे प्रश्न पूछते हैं कि सर ये आप इतनी परिभाषाएं याद कैसे होंगी? अब देखिए जैसा कि एडलर, एड्रेस, एड्रेस माने पता, तो क्या है जीवन में उसका क्या स्थान है, वह कहाँ रहता है? एड्रेस की बात आ गई तो एडलर महोदय का कथन है कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। तो एडलर महोदय का कथन ये पेपर में अगर आए तो इसे आप बता सकते हैं आप। अगली बात स्ट्रैंग महोदय ने कहा। स्ट्रैंग महोदय ने क्या कहा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग की बात आई, शिलान्यास की बात आई, तो इन्होंने क्या कहा कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है। फिर वही स्ट्रॉन्ग आपको शिलान्यास, मजबूती, वो क्या कर लेता है अपने जीवन का? आपको शिलान्यास करता है। तो वो कब? प्रथम 2 वर्षों में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात आती है गुड एनएफ ने क्या कहा? गुड एनएफ ने ये कहा कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। जीवन के वही बात महत्वपूर्ण आती है, इसको हमने पहले भी अभी कहा, सीखने का आदर्श काल कहा। क्यों कहा? क्योंकि देखिए अगर आप इस परिभाषा को देखें कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, मेंटल डेवलपमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जीवन की जो भी क्रियाएं आगे होंगी वो किस पर डिपेंड होंगी? मानसिक विकास पर डिपेंड होंगी। और मानसिक विकास जिस बच्चे का जितना अच्छा होगा उसका जीवन का विकास उतना ही बढ़िया होगा। तो इसलिए तो देखो उन्होंने क्या कहा कि उसका आधा, मतलब आप सोचिए मान लो कोई व्यक्ति कितने साल जिया तो जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष में ही हो जाता है स्टार्टिंग के। सोचिए आप, मान लो भाई अमूमन हम मानते हैं कि आदमी की आयु 60 वर्ष है, तो 57 साल में जितना होगा उसका तो आधा पहले ही स्टार्टिंग के 3 वर्ष में हो चुका होता है। तो ये गुडेनफ महोदय की बात बहुत महत्वपूर्ण है शैशवावस्था को लेकर। इसीलिए शैशवावस्था में बच्चों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, पढ़ाई को लेकर भी और बच्चे के विकास को लेकर भी, उसके शारीरिक विकास को लेकर भी, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक विकास के लिए हम जो भी चर्चा करते हैं वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक अगला कथन जो बहुत महत्वपूर्ण है, गैसल महोदय ने क्या कहा कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। तो गैस कीजिए 6 वर्ष में इतना तो 12 वर्ष में कितना? तो गैसल महोदय की परिभाषा भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमें याद कैसे होंगे, ये इतनी सारी परिभाषाएं आ रही हैं। अब देखो मैंने अभी देखा जाए रूसो, एडलर, क्रो एंड क्रो, आपको कितनी परिभाषाएं आपको बताई। अब ये कैसे याद होंगी? तो देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का। गैस कीजिए बालक प्रथम 6 वर्षों में कितना सीखता है, तो 12 वर्षों में कितना सीखेगा? गैस कीजिए। गैसल महोदय का कथन है कि प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। अगली परिभाषा आती है कुप्पुस्वामी की। कुप्पुस्वामी महोदय ने एक बात कही, वो बात क्या कि 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक अति महत्वपूर्ण बात होती है कल्पना की सजीवता। देखिए कल्पना क्या होती है? बालक खोए रहते हैं अपनी कल्पनाओं में, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। तो कल्पना की क्या है, बच्चा इस अवस्था में कल्पना की सजीवता को दोहराता है। तो इसीलिए शैशवावस्था बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था कही जाती है। सीखने का आदर्श काल क्यों कह रहे हैं? तो देखिए आपको इन परिभाषाओं से कुछ जरूर लगा होगा कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और पेपर में ये कथन आएगा, ये जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास कर लेता है, किसका कथन है? तो अगर आपको स्ट्रैंग पता होगा तो आप कर सकते हैं, याद रहेगा। तो एडलर महोदय ने क्या कहा? जीवन में क्या स्थान है। ऐसे स्ट्रॉन्ग ने क्या कहा? शिलान्यास की बात कही। तो देखिए शब्दों को अगर आप याद एक किसी को पकड़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग, शिलान्यास, एडलर महोदय का स्थान जीवन में पता क्या है, तो परिभाषा याद हो जाएंगी। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? 20वीं शताब्दी बच्चों के लिए क्या कहा कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम आगे चलें। अब देखिए, अब ये अभी जो हमने कही, जैसे शैशवावस्था को हमने देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। शैशवावस्था को हमने क्या माना है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जैसा अभी मैंने बताया क्यों
क्योंकि बच्चे में क्या पाई जा रही है? कल्पना की सजीवता। हमें क्या करना है? उसकी इस कल्पना को साकार भी हमें करना है। तो ये सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, तो इसलिए हमने क्या कहा, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। वैलेंटाइन मनो तो ये तक भी कहा कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का आदर्श काल क्यों कहा? क्योंकि हमने अभी आपसे जिक्र किया कि बच्चे का प्रथम 6 वर्षों में या 2 वर्षों में मानसिक विकास कितना हो चुका होता है, बाद के जीवन का जितना विकास होगा वो स्टार्टिंग के 3 वर्षों में हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इस जो बच्चे की प्रथम 3 वर्ष हैं उसमें हमें इतना डेवलपमेंट करने की प्रयास करना चाहिए, बच्चे को सरलता और सहजता के साथ, उसकी आनंद की कहानियों के साथ, कि बच्चे को हम सिखाएं, बच्चे में कल्पना को डेवलप करें, बच्चे को सोचने पर भी ऐसी कुछ कहानियाँ भी बताएं कि उसमें वो ये ध्यान रखे कि हाँ, हमारी पापा ने ये कहानी बताई तो इसमें ये वाली बात कही, उसको भी ध्यान रखें। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल। और एक बात और है, ये जीवन का संवेदनशील काल भी है। संवेदनशील क्यों? बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, वो हर बात को पकड़ता है और वो कहता भी है कि पापा भी तो ऐसा करते हैं या मम्मी तो ऐसा करती हैं, बाबा भी तो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को देख रहा होता है। तो बहुत ही सेंसिटिव काल भी है, तो हमें बच्चे की उस कोमल भावनाओं का भी ध्यान रखना है कि कहीं कोई उसकी भावना आहत ना हो जाए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि संवेदनशील काल है ये बच्चे का, जो शैशवावस्था है वो संवेदनशील काल है। अगली बात यदि हम करें, वाटसन महोदय ने क्या बात कही, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वाटसन महोदय ने क्या कहा कि सीखने की सीमा और तीव्रता, बच्चा कितना सीख सकता है ये डिपेंड करेगा बच्चे के विकास को लेकर, कि हम उसे किस तरह की भावना से परिचित हम उसे करा रहे हैं। तो ये हमें सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये किसका कथन है? वाटसन महोदय का कथन है। सीखने की सीमा और तीव्रता, इसका बहुत ध्यान रखना। देखिए, आप देखा होगा कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा धीमे सीखता है, लेकिन सीखते सभी हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सीखते। तो ये बच्चे की तीव्रता सीखने की क्या है और बच्चे की सीखने की कितनी सीमा है, वो भी उस पर डिपेंड करता है। अगला, ये हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हालांकि ये बात शैशवावस्था में कही गई है, लेकिन ये बात हम लोगों के जीवन में भी लागू होती है। क्या? देखिए, 2 चीज़ें हैं, आदत और ज्ञान। तो सबसे पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपनी आदतों का निर्माण करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर आदतें जो होती हैं, जो बच्चे में आदत बन जाएगी, वही हमारा निर्माण करती है। जैसे हमने बच्चे में जो आदत शुरू में डाल दी, जो संस्कार हमने शुरू में दे दिए, तो वो बच्चे में फॉर एवर, वो हमेशा बरकरार रहे आएंगे। हमें केवल उनको सींचना भर है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ड्राइडेन महोदय का जो कथन है हमारे जीवन पर भी लागू होता है। वो क्या? कि भाई, पहले बच्चे में आदतों का निर्माण कीजिए। अब आदतें, हमें जाहिर सी बात है, कोई भी गार्जियन, कोई भी पेरेंट जो होगा, वो बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण ही करना चाहता है। तो उसके लिए हमें खुद भी आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। मान लो, कल्पना कीजिए कि अगर हम बीड़ी पी रहे हैं और हम बच्चों से कहेंगे भाई तुम बीड़ी मत पियो, तो हो सकता है बच्चा पलट के हमसे ये कहे कि सर आप भी तो बीड़ी पीते हैं। तो सोचिए कि इसका मतलब हमारी बात का कहीं पर भी कोई अर्थ नहीं रहा, कोई मायने नहीं रहा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा हमको भी। उसके बाद देखिए, स्ट्रैंग महोदय ने अपनी एक बात और कही कि कोई भी जो शिशु होता है, वो ज़्यादातर बातें संसार के बारे में खेल के माध्यम से सीख जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे जब खेलते हैं तो कोई चोर बनता है, कोई सिपाही बनता है, कोई आपका कोई कहता है कि सर मैं तो एक्टर बनूंगा, तो वो कोई उसकी एक्टिंग कर रहा होता है। तो वो क्या करते हैं? खेल खेल में सारी बातें वो सीख जाते हैं। तो देखिए, स्ट्रैंग महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीख जाता है, खेल खेल के माध्यम से। इसीलिए आपने देखा हो, आजकल जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आपकी प्लेवे मेथड के माध्यम से बात आई। ये जो किंडरगार्टन जो मेथड आया आपका, वो उसी का एक पार्ट है कि भाई खेल खेल में शिक्षा, बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो खेल के माध्यम से ही बच्चा अपने और अपने संसार के बारे में सीख जाता है। अगली बात आती है, कोल तथा ब्रूस ने एक बात कही कि ये जो शैशवावस्था जो होती है, हम इसको विकास की संवेगात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब देखिए, संवेगात्मक यहाँ पर जो शब्द आया, इसको मैं आपको थोड़ा बता दूं। संवेगात्मक से क्या मतलब है? कि संवेग के साथ हमारी जो है मूल प्रवृत्तियां भी जुड़ी होती हैं। संवेग के साथ मूल प्रवृत्तियां भी जुड़ी होती हैं व्यक्ति की।
और इनका ही सारा खेल है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 14 मूल प्रवृत्ति होती हैं, हर व्यक्ति के साथ 14 मूल प्रवृत्ति लगी हुई हैं। जहाँ पर भी संवेग होगा वहाँ पर मूल प्रवृत्ति भी संग साथ लगी होगी। ठीक, जैसे आपका हम कहें भय, तो भय का सीधा सा मतलब क्या है, हम वहाँ से क्या कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो ये भी आपकी बात है, नहीं, भय हमारा संवेग और पलायन की हमारी मूल प्रवृत्ति, छोड़कर चल देना, तो ये इसी के साथ लगी हुई हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि शैशवावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, ठीक, विकास का अनोखा काल का, तो ये इस बात को आप जरूर आप रेखांकित कर लीजिएगा, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है। पेपर में क्या होगा, अभी तो चूंकि लिखी है आपके सामने, आपको पता है कि शैशवावस्था है, पेपर में शैशवावस्था भी दे रखी होगी, बाल्यावस्था भी दे रखी होगी और आपकी किशोरावस्था भी दे रखी होगी। आपको उसमें अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसे आप टिक कर देंगे, और वरना तो फिर उसमें कन्फ्यूजन में भी जहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका रह गया वहीं पर आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और हमें ये नहीं करना है, हमें उससे बचना है। तो अब हमको इसको याद करने का तरीका कि भाई इसे हम कैसे याद इनको बातों को रखें। तो देखिए, काल कहा, किसने कहा, कोल ने कहा, कोल, काल, काल, कोल। कोल तथा ब्रूस ने क्या बात कही कि ये संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है शैशवावस्था को लेकर। और पेस्टोलॉजी महोदय ने तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि किसी भी बालक की जो परिवार होता है बालक का, वो उसका प्रथम पाठशाला होती है। देखिए, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। ये तो टेट परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये कथन किसका है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला, ये कथन किसका, पेस्टोलॉजी की। अब याद करने का तरीका, पास से पाठशाला भी है, पाठ से परिवार भी है, और पास से हमारे पेस्टोलॉजी महोदय भी हैं। तो आप इस परिभाषा को याद रख सकते हैं, भूलने की आपको रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। पेस्टोलॉजी, परिवार, पाठशाला, तो ये सारे शब्दावली देखिए पा नाम से ही, और प्रथम आप कैसे भी कर लीजिएगा आप। तो लगभग मैं समझता हूँ कि ये करीब 14-15 मनोवैज्ञानिकों की जो शैशवावस्था को लेकर जो परिभाषाएं आपने पढ़ी, इनमें से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक परिभाषा जरूर पेपर में आपको निश्चित रूप से मिलनी चाहिए आपको। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए हमारा, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, ये जो अगर आप देखें इसके इस पे, तो देखिए ये मैंने जो लिखी है आपकी 16 कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सभी क्या है, शैशवावस्था की वो विशेषताएं हैं कि जब तक एक टीचर को इनका ज्ञान नहीं होगा तब तक वो बच्चे को ठीक मायने में उसके विकास की अवस्था की ओर नहीं ले जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे का विकास अधूरा रह सकता है। तो एक टीचर की ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले तो वो इन विशेषताओं को जाने। देखिए, मैंने आपसे पिछले टर्न पे अपने भी ये कहा था कि एक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। देखिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग जो पार्ट है आपका, जो पार्ट है आपका, वो क्या महत्वपूर्ण करता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं आपका मेथड क्या है। अब देखिए, मेथड ये कौन तय करता है, ये तय करेगी आपकी साइकोलॉजी, कि हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं कि बच्चे को हमारी बात बिल्कुल समझ में आए, बच्चे को हमारी बात बिल्कुल समझ में आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको जो मुख्य बात है कि, तो पहले इसमें जो विशेषता आती है वो आता है शारीरिक विकास में तीव्रता। बच्चा जब जस्ट पैदा होता है तो अगर आप देखें तो बिल्कुल आंखें बंद होती हैं, मुट्ठियां बंद होती हैं, शरीर बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, 3 का अक्षर बना हुआ होता है। बच्चे को जब यदि हम 1 सप्ताह बाद देखें, 1 महीने के बाद देखें, तो हम देखते हैं कि उसने आंखें खोल ली, आंखों में ठहराव आ गया, गर्दन भी उठा रहा है, अपने अपने उसको आपके सर को उठा रहा है। तो ये सब हमें क्या देखने को मिलता है, शारीरिक विकास में तीव्रता। तो पहला पॉइंट आपका ये शैशवावस्था की पहली विशेषता है। अब देखिए, टीचर को यदि इन सब विशेषताओं का ज्ञान होगा तो वो अपने विषय वस्तु को समझाने में उस चीज़ों का जब उसे पता होगी तो उसके चीज़ों को याद रखते हुए जब वो सिखाएगा तो बच्चा अच्छे ढंग से सीख लेगा। नेक्स्ट आता है आत्म प्रेम की भावना। तो देखिए, ये जो आया शब्द, ये कहाँ से आया, क्या है ये आत्म प्रेम, इसे हम कहते हैं नार्सिसिज्म कहते हैं, इसे हम नार्सिसिज्म। ये क्या होता है, पेपर में आपके
यूपी टेट में पूछा गया कि नार्सिसिज्म क्या होता है, मतलब आत्म प्रेम की भावना। ये अब इसका मैं थोड़ा सा इतिहास में आपको बताऊं तो ये यूनान देश में एक व्यक्ति था जिसे अपने शरीर से बहुत ही ज़्यादा प्यार था, और इतना ज़्यादा प्यार था कि वह हर वक्त अपने शरीर पर बहुत ध्यान देता था। तो इसी चीज़ की पौराणिक कथा से ये बात निकली, नार्सिसिज्म। तो देखिए, एक बच्चे को भी क्या होता है, केवल अपने से मतलब होता है, उसे किसी अन्य बच्चे को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, कैसे है, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को तो अपने तक ही वो अपने आप में खेलता रहता है, अपने आप में आपने खिलौना दे दिया बस उसी से खेल रहा है, वहीं जहाँ मम्मी ने आपको लेटा दिया बस वहीं तक वो सीमित है। तो आत्म प्रेम की भावना, नार्सिसिज्म, ये आपका क्वेश्चन पेपर में आया, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चे में आत्म प्रेम की भावना होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। तो अभी कथन अगर आपने ध्यान दिया हो, स्क्रीनशॉट आपने लिया हो, तो उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथम 3 वर्षों में बालक का मानसिक विकास बाद की जो उसका जीवन बचा उसका आधा हो चुका होता है। तो मानसिक विकास में तीव्रता देखने को भी हमें इस अवस्था में मिलती है, ये भी एक विशेषता है बच्चे की। अगला आता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। बच्चा सीखता बहुत जल्दी है। अब देखिए कैसे सीखता है। बच्चे को आप जब छोटे अवस्था में आप देखें, बच्चे को बहुत सी पोएमें याद होती हैं, भले ही उसका अर्थ ना पता हो। जैसे एक बहुत ही प्यारी पोएम है, शायद आप सब लोगों को भी आती होगी, कि मछली जल की रानी है। तो देखिए स्कूल में क्या होता है, जो प्ले ग्रुप के जो स्कूल होते हैं जहाँ पर खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर मैडम्स क्या करती हैं कि बच्चे को कुछ एक्टिंग के माध्यम से, कला के माध्यम से, तो वैसे अगर हम कहें भाई मछली जल की रानी है तो हो सकता है बच्चा याद ना करे, लेकिन जब हमने उसे सिंबॉलिक रूप दिया, तो देखिए हमने सिंबॉलिक रूप दिया, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो जब हमने उसे गाकर कुछ उसमें कुछ आर्ट का यूज करते हुए जब हमने उसे कराया, तो हो सकता है बच्चा उसे याद कर लेगा। भले ही बच्चा नहीं जानता कि मछली क्या होती है, पानी क्या है, बच्चा नहीं जान रहा, लेकिन वो इन चीज़ों को जान रहा है कि हाँ मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी और बाहर निकालो तो मर जाएगी। ऐसे करके बच्चे पोएम को याद करते हैं, भले उसका मर्म नहीं जान रहे हैं। तो क्या है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता देखने को मिलती है। तो ये भी इसकी विशेषता है। अच्छा, अगली विशेषता क्या आती है, दोहराने की प्रवृत्ति। इसे कहते हैं इंटीमेट करना। ये क्या होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा, कई बार ये हमें देखने में आता है कि कुछ बच्चे की मम्मी या पापा शिकायत करते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो साहब कोई गाली बकता ही नहीं है, पता नहीं ये बच्चा कहाँ से गाली सीखने की इसको आदत पड़ गई है। तो बच्चे में क्या पड़ गई, दोहराने की प्रवृत्ति कैसे पड़ी। जैसी हम नकल कर रहे हैं, जैसा हम बोल रहे हैं, बच्चा उसको दोहराता है। सपोज कीजिए बच्चा पड़ोस में गया, तो पता पड़ी वहाँ उन्होंने ऐसे ही आपस में कोई शब्दावली का प्रयोग किया, किसी गाली का प्रयोग। अक्सर कर हम लोग बातों बातों में मुंह से गाली निकल जाती हैं। अब बच्चे ने उसे कैच कर लिया, क्योंकि बच्चा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनात्मक है। तो उसने उस बात को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद क्या कर लिया, उसको बातों को वो दोहराता है। तो ये इसे हम कहते हैं दोहराने की प्रवृत्ति। अगली बात आती है कल्पना की सजीवता। जैसा अभी आपसे मैंने पहले भी कहा, जो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी कि बच्चे के अंदर शिशु शैशवावस्था में कल्पना की सजीवता होती है, बच्चा कल्पना में खोया रहता है। अगली बात आती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा क्या होता है कि बच्चा हर चीज़ को जानना चाहता है। अब जानना कैसा, कि मान लो मम्मी के साथ बच्चा बैठा हुआ है, दरवाजे पर बैठा है, और बाय द वे कोई बकरी का बच्चा निकल कर वहाँ से गया, तो बच्चे ने पूछ लिया मम्मा ये क्या है, क्योंकि बच्चे में उस समय तार्किक चिंतन नहीं है। बच्चा लेकिन जानना चाहता है, क्योंकि उसे हर चीज़ क्या लग रही है, नहीं लग रही है, क्योंकि अभी अभी उसने संसार को वो देख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो सब पूरी दुनिया को आश्चर्य की भांति देखता है, वो पूरी उसको संसार को कि अरे ये क्या हो रहा है, ऊपर आसमान में क्या हो रहा है, ये तारे कैसे निकलते हैं। तो वो ज़्यादातर पूछता है ये क्या है। तो क्या की भावना जो है बच्चे को क्या बनाती है, जिज्ञासु बनाती है। तो इसलिए इससे हमने क्या कहा, जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली आती है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। अनुकरण क्या होता है, दूसरों को देखकर सीखना, जैसा दूसरा कर रहा है उसको देखकर वैसी चीज़ों को दोहराना। ये हमें घटना कब मिलेगी देखने को, जब मान लो एक ही परिवार में दो बच्चे हैं छोटे, लगभग हम उम्र हैं, 1-2 साल का अंतर भी है, तो जैसा बड़ा कर रहा होता है वैसे ही छोटा भी उसको देख के कर रहा होता है। और ये आपको देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आपको देखने में समझ में हो सकता है आ जाए कि यदि मान लो हम
दो टॉफ़ी ले गए और गलती से ऐसा हो गया कि दुकानदार ने वो दो टॉफ़ी अलग अलग दे दी। अब वो है तो टॉफ़ी, लेकिन अब वो क्या है कि मान लो हमने पहले बड़े को दी, अब छोटा कह रहा नहीं मुझे ऐसी टॉफ़ी चाहिए। तो वो ये भावना वैसे है तो एक आपकी बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति है। अब वो जैसा वो करता है वैसे ही वो करते हैं। तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी बच्चे में हमको देखने को मिलती है। और जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ भी देखने को मिलती है कि हम टेबल बोलते हैं, बच्चे मान लो टेबल बोल रहे हैं या गिनती बोल रहे हैं, तो 1, तो वो सब बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं। तो वो भी एक बात इसमें आ सकती है। दूसरा आता है दूसरों पर निर्भरता। अब ये वाली बात क्या है, देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि भाई जब बच्चा इस संसार में आता है तो जाहिर सी बात है कि भाई उसके कपड़े भी चेंज मम्मी को करने हैं, बच्चे को नहलाना भी मम्मी को होता है, तैयार भी मम्मी की करती तैयार कर रही है। तो बच्चा जब तक स्कूल जाने की अवस्था तक आता है तो बच्चे के सारे काम, इवन बच्चे को खाना खिलाने की जो भूमिका है वो भी माँ को या पिता को निभानी होती है, क्योंकि बच्चा क्या है वो नहीं खा सकता या खाएगा तो फैलाएगा। तो हमें उसको वो भी ज्ञान देना है कि कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है या कहाँ पर क्या करना है। तो बच्चे की हर प्रकार की ज़रूरतों का ध्यान, बच्चे को पेशाब आ रहा है तो कैसे पता लगेगी, बच्चा प्यासा है कैसे, तो एक माँ ही जान रही है कि बच्चा प्यासा है तो बच्चे को पानी भी पिलाया जा रहा है, बच्चे को खाने की भी व्यवस्था माँ के द्वारा की जा रही है। तो क्या है वो हर चीज़ के लिए किस पर निर्भर है, दूसरों पर, मतलब अपने मम्मी पर, पापा पर या दादी बाबा पर निर्भर है। तो दूसरों पर निर्भरता भी इस अवस्था की एक विशेषता है। अगला पॉइंट आता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। अब देखिए मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, जैसा कि आपसे मैंने ये कहा कि भाई मूल प्रवृत्तियां होती हैं तो उसके साथ साथ संवेग भी लगा हुआ है। तो जब संवेग लगा हुआ है तो उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है आपका। तो इसकी विशेषता को हमने क्या कहा, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। अगली बात आती है नैतिकता का अभाव। अब हम मान लो छोटे बच्चे से हम नैतिकता की बात करें तो कहीं ना कहीं पर हमारी बेईमानी है, तो हमें ऐसी बात बच्चे में होती नहीं है। तो इसीलिए हमने इस पॉइंट को, विशेषता को नाम दिया नैतिकता का अभाव। अब नैतिकता क्या होती है भाई, कई बार क्या होता है कि साहब बच्चे ने मान लो नमस्ते नहीं की तो हम क्या कहते हैं, अरे भाई आपका बच्चा बड़ा वैसा है, ऐसा बताओ, नहीं तो नमस्ते भी नहीं कि हमको पहचाना भी नहीं। अब आप छोटे बच्चे से ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो आपको पहली बार में पहचान ले आप कौन है। तो ये वाली बात में ये एक विशेषता है कि नैतिकता का अभाव भी इस अवस्था में हमको देखने को मिलता है। अगली बात आती है संवेगों का आपके प्रदर्शन। अब संवेगों का प्रदर्शन का मतलब क्या है कि बच्चा रोएगा तो वो रोएगा, हंस रहा है तो वो हंस रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ये संवेग जो है हमको क्या कर रहे हैं, दिखाई देते हैं बच्चे के। उसे गुस्सा भी आएगा तो हमको दिख रहा है कि हाँ बच्चा गुस्सा है, वो चीज़ों को पटकेगा तो हमें ये दिख रहा है कि हाँ बच्चा संवेगों का प्रदर्शन कर रहा है। तो हंसना, रोना, क्रोध करना, ये सारी अवस्थाओं को यदि हम देखें तो इस पॉइंट में हम लोग रखते हैं। अब देखिए अगली विशेषता आती है काम प्रवृत्ति की भावना। तो ये इसके बारे में फ्राइड साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही। इसमें दो चीज़ें हैं, आप देखेंगे कि लड़कों का जो प्रेम होता है वो माँ के प्रति ज़्यादा होता है और लड़कियों का जो प्रेम होता है वो पिता के प्रति ज़्यादा होता है। तो इसको फ्राइड महोदय ने एक नाम दिया ओडिपस और इलेक्ट्रा। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसी का जिक्र किया हुआ है कि काम प्रवृत्ति को लेकर फ्राइड महोदय ने क्या कही कि जैसे कि लड़कों के मात्र प्रेम भाव, क्योंकि जैसा अभी आपसे मैंने कहा कि लड़कों का अपनी माँ के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है, वो माँ को ज़्यादा प्यार करते हैं, माँ के प्रति उनकी ज़्यादा लगाव को फ्राइड महोदय ने क्या नाम दिया, ओडिपस भावना ग्रंथि कहा। तो ये ओडिपस भावना ग्रंथि की वजह से ही लड़कों का लगाव माँ की ओर ज़्यादा होता है। ऐसे ही लड़कियों का जो है पिता की ओर जो झुकाव होता है वो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि होती है। अब पेपर में ये आपका यूपी टेट के 14 में क्वेश्चन आया था, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, अपने जो पिछले साल के पेपर हैं उसमें आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसमें ये पूछा गया था ओडिपस भावना ग्रंथि क्या है। तो ओडिपस भावना ग्रंथि का संबंध सीधा सीधा सा ये था कि लड़कों का माँ के प्रति प्रेम भाव को दर्शाना, ये ओडिपस भावना ग्रंथि का एक एग्जाम्पल था। इसी का एक अपोजिट है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। इलेक्ट्रा में आपको ध्यान रखना है लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम को दर्शाना, तो वो आपकी इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। लड़कों के मात्र प्रेम भाव को हमने क्या नाम दिया, ओडिपस भावना ग्रंथि, और लड़कियों का
पिता के प्रति प्रेम भाव, उसको हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। तो इन दोनों शब्दावली को आप जरूर समझ लीजिएगा, पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको। अगली बात आती है, दूसरे बालकों में बच्चा रुचि ले भी सकता है और हो सकता है ना भी ले। ये बच्चे की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि उसका स्वभाव कैसा है। अब इस बात का देखो एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं। एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है कि आप किसी बच्चे को, मतलब अपने बच्चे के आगे किसी और दूसरे के बच्चे को गोदी में लीजिए, तो बच्चा क्या करेगा, रोएगा और आपसे इशारा करेगा कि आपने गोदी में क्यों ले लिया, इसको नीचे उतारो। तो ये मतलब बालकों में ये भावना देखने को मिलती है कि हो सकता है वो उसमें रुचि ले और ना भी ले, उसके साथ खेले ना भी खेले। कई बार क्या होता है, जैसे कोई बच्चा आया, कोई आपसे परिवार मिलने आया और आपका बच्चा भी छोटा है, भाई देव उनका भी छोटा है, तो आपने कहा कि बेटा जाओ भैया को ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ। अब वो बच्चे की प्रवृत्ति है, दिखा भी है और वो कहो तो ना भी दिखाए। तो ये भावना भी देखने मिलती है कि दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि वो प्रदर्शित कर सकता है, तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये उसकी एक विशेषता है, ये इस उम्र में देखने को मिलता है। अगली जो बात आती है वो है सामाजिक भावना का विकास। अब सामाजिक भावना का विकास से तात्पर्य क्या है, सामाजिक से मतलब है एक दूसरे से घुल मिलना, एक दूसरे का सम्मान करना, वो है हमारी सामाजिक भावना का विकास। तो घर में कोई बच्चा आया तो हो सकता है कि वो उसे अपने साथ कहो कि चलो मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाता हूँ, चलो हम तुम दोनों इससे खेलते हैं, तो पता पड़ी वो दोनों खेल रहे होते हैं। तो वो सामाजिक भावना की विकास को दर्शा रहा होता है। क्योंकि इसमें एक बात और है, आपको यदि याद हो तो मैंने आपसे एक बात कही थी, जॉन ड्यूवी मदन एक कथन कहा था कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। और आजकल अगर आप देखें कि जो भी एडमिशन जो होते हैं वो 3.5 साल की उम्र के बाद कुछ विद्यालयों में प्रवेश ले जाते हैं, कई कई तो 2.5 साल के बाद बच्चों को प्रवेश लिया जाता है। तो वो प्ले ग्रुप मेथड होते हैं, प्ले स्कूल जो होते हैं, उसमें भी क्या है कि बच्चे को सामाजिकता की भावना डेवलप हो रही है। जैसे देखिए कैसे, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि मान लो स्कूल में या क्लास में जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे थे, गलती से एक बच्चे की पेंसिल घर पर रह गई। अब वो काम करना चाहता है तो काम कैसे करे, तो फिर दूसरा बच्चा उसे क्या देता है, अपनी पेंसिल देता है कि ले भैया तू काम कर ले। तो ये हमारी क्या दर्शा रहा है, सामाजिक भावना को ये दर्शा रहा है। तो ये उसी बात का भाव है कि सामाजिक भावना का विकास भी हमको देखने को मिल रहा है। तो एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का सहयोग करना, तो ये सारी बातें किस में आती हैं, सामाजिक भावना का विकास की बात की एक विशेषता आपको। अब देखिए इसमें एक बात और आती है, क्रो एंड क्रो का एक कथन आता है कि अकेले व संग साथ खेलने की प्रवृत्ति भी हमको देखने को मिलती है। अब कुछ बच्चे तो होते हैं, जैसा कि एक विशेषता मैंने आपको लिखाई थी शुरू में ही, आत्म प्रेम की भावना, जिसे हमने नार्सिसिज्म नाम दिया था। तो उसका एक पॉइंट क्या आता है कि बच्चा अकेले भी खेल सकता है और हो सकता है कि बच्चा समूह में खेल सकता है। तो अकेले व साथ में खेलने की प्रवृत्ति। अब देखिए क्रो एंड क्रो ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है, छोटा शिशु अकेला खेलता है, लेकिन जैसे जैसे वह दूसरे बालकों के पास खेल की अवस्था में से गुजरता है, अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में महान आनंद का अनुभव करता है। तो ये बात क्रो एंड क्रो की ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही छोटा शिशु अकेला खेलता है। धीरे धीरे वह अन्य बच्चों के साथ जब खेलता है तो वह खेल की अवस्था से गुजरता है और बाद में उसे इस खेलों में ही महान आनंद का अनुभव करता है। तो ये सारी विशेषताएं क्या हैं आपकी, देखिए 16 विशेषताएं यदि एक टीचर को पता है, यदि उसको इनका ज्ञान है, तो इनके आधार पे ही जो हमारा अगला इसी से जो लगा हुआ जो टॉपिक है वो है, इसमें बच्चों को हम किस प्रकार से शिक्षा दें। तो शिक्षा का स्वरूप जो हमारा लगा हुआ है वो इसी से लगा हुआ है, क्योंकि यदि हमें इसका पता है कि विशेषताएं होती हैं और ये बच्चों में देखने में मिलती हैं, तो उसके बाद हम समझ सकते हैं आसानी से कि शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। शैशवावस्था में हमें छोटी अवस्था के बालकों को कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि वो हर चीज़ को समझ सकें और बच्चे का जो हम चाहते हैं सर्वांगीण विकास हो सके, उसको जानने के लिए भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे शिक्षा का स्वरूप जो हमारा अगला टॉपिक है उसकी चर्चा करते हैं आपसे। देखिए शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो जैसा अभी मैंने कुछ पल पहले ही आपसे जिक्र किया, 16 विशेषताओं के बारे में जिक्र किया, तो यदि एक टीचर को इनके बारे में ज्ञान है
तो वो अब उसी के आधार पर बच्चों को शिक्षा भी दे सकता है। अब कैसे? देखिए, पहला क्या है? उचित वातावरण। कैसे? उचित वातावरण से हमारा क्या मतलब है कि बच्चे को बिल्कुल घर जैसा माहौल। क्योंकि अगर बच्चा डर गया, एक बार स्कूल से बच्चा यदि कोई डर गया, तो हो सकता है बच्चा स्कूल आने में उसे डर लगे। तो हमें ऐसा माहौल नहीं देना, बिल्कुल घर का सा माहौल। बच्चा खेल खेल में सीखे, बच्चा खेल में सीखे, आनंद ले, और आनंद के साथ ही हम उसे, जो हमारा उद्देश्य है, उसे हम सिखाने में, जैसा कि उसकी मानसिक तीव्रता हमें देखने मिलती है कि इस अवस्था के बालक में मानसिक तीव्रता होती है, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कल्पना की सजीवता भी है, तो हम उसे ऐसी कहानी भी सुनाएं कि कल्पना में तो खोए लेकिन वो कुछ सीखे। तो उसका मतलब हमें क्या है कि उचित वातावरण। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर एक बात हमने और जोड़ी है नेक्स्ट उसमें शिक्षा के स्वरूप में, वो है उचित व्यवहार। तो हमें सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। एक समान व्यवहार होगा तो बच्चों को एक ये लगेगा कि हाँ, सर जो है बिल्कुल ठीक बात करते हैं, जो बात गलत है उसे गलत कहेंगे, ठीक है उसे ठीक कहेंगे। और यदि किसी बच्चे ने गलती की भी है, मान लो हमें दंड देना ही पड़ रहा है, और दंड कोई वैसा नहीं, शारीरिक दंड नहीं, केवल वैसे दंड, हमने कहा कि चलो तुम खड़े हो जाओ अपनी बेंच पर, या हमने उससे कहा कि अब तुमसे हम बात नहीं करेंगे, तो बच्चे को लगा अरे सर तुम मुझसे बात ही नहीं करेंगे। तो हमें वातावरण ऐसा दीजिए कि बच्चा को ये ना लगे कि हाँ, मुझसे अगर कोई गलती हुई है तो सर मुझे डांटेंगे भी, तो ये उसको एहसास रहेगा, तो वो गलती ना करे शायद। तो वातावरण हमारा इतना अच्छा, स्वस्थ वातावरण। देखिए, यहाँ पर एक जो शब्दावली प्रयोग हुई है वो है स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण से यहाँ तात्पर्य क्या है कि सीखने सिखाने का माहौल, खेलने खेल खेल में बच्चा सीखे। क्योंकि आजकल जो हमारी शिक्षा का स्वरूप है वो क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा का निर्माण है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए। ठीक है, तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है। अगली बात आती है जिज्ञासा की संतुष्टि। अभी हमने विशेषता में पढ़ा था कि जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है बच्चे की। क्योंकि बच्चा क्या है, जो भी चीज़ देख रहा है उसके लिए वो हर चीज़ नई है। अब नई है तो भाई जाहिर सी बात है कि बच्चा प्रश्न पूछेगा। तो हमको एज ए बीइंग ए गुड टीचर, हमको झुंझलाना नहीं है, उसको डांटना नहीं है, उसकी उन जिज्ञासाओं को शांत करना है। और यदि हम इसमें सफल होते हैं तो देखिए फिर बच्चा आपसे बड़ा आत्म लगाव महसूस करेगा। और जब बच्चे का आत्म लगाव हो जाएगा तो बच्चा फिर घर पर पता क्या कहेगा? मम्मा मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। कई बार तो बच्चे संडे तक को जिद करते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, क्योंकि उसे वो वातावरण ऐसा मिला, उसे वहाँ इतना अच्छा माहौल मिला, खेल खेल में बच्चा सीख रहा है, और इतना प्रेम पूर्वक सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार है अध्यापक का या पूरे जितने भी टीचर्स हैं, तो सोचो कि फिर बच्चा स्कूल से भागेगा ही नहीं। बच्चे अब सीखना चाहेगा कि बच्चा स्कूल में आना चाहेगा, और जब स्कूल में आएगा तो कुछ ना कुछ बच्चा सीखेगा। क्योंकि हमने क्या देना है? उचित वातावरण देना है। किसका? सीखने सिखाने का माहौल पैदा करना है। अगली बात आती है वास्तविकता का ज्ञान। बच्चे में जैसा एक आपने विशेषता पढ़ी अभी आपने, कल्पना की सजीवता। देखिए, कल्पना और वास्तविकता में अंतर है। तो हमें बच्चे को कल्पना से जोड़ते हुए कहाँ पर लाना है? रियलिटी भरे माहौल में भी उसे बताना कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होती है, जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा। अब मान लो जैसे बच्चे ने बात बात में कहा कि सर मैं तो पुलिस बनूंगा। तो पुलिस का क्या काम है, पुलिस क्या करती है, पुलिस क्यों बनना चाहते हो, तो ये बहुत सी बातों को जोड़ते हुए हम उसे वास्तवता से हम जोड़ेंगे तो बच्चा सीखने में सफल भी होगा और हमारा उद्देश्य की पूर्ति भी होगी। क्योंकि देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, ये जो शिक्षा के स्वरूप की हमने जो बात कही, वो उद्देश्य क्या है हमारा? कि बच्चे को हमें सर्वांगीण विकास करना है। तो हमें उसकी सभी विकासों को ध्यान में रखते हुए हमें इस पॉइंट को भी जानना पड़ेगा। अगली बात आती है आत्मनिर्भरता का विकास। अभी कुछ देर पहले ही हमने कहा कि बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है। अब हमें क्या करना है? धीमे धीमे बच्चे को स्वयं कार्य करे, वो स्वयं चीज़ों को करे। जैसे मान लो अगर वो जूते पहनना है तो स्वयं जूते पहनने की उसका कोशिश करवाइए कि तुम बेटा जूते पहनो, और फीते बांधे, लैश बांधे उसकी, वो शर्ट पहन ले, ठीक है मम्मी बटन लगा दे लेकिन शर्ट वैसे पहन ले, पैंट ऊपर कर ले। तो कुछ सहायता उसको आप दीजिए कि बच्चा क्या बने? आत्मनिर्भर बने, दूसरों पर निर्भर ना रहे। अगली बात आती है निहित गुणों का विकास। बच्चा जो भी संसार में आया कुछ ना कुछ गुण लेकर आया, तो हमें क्या करना है? उन्हीं गुणों का विकास करना है। क्योंकि
अगर हम उन्हीं गुणों को विकास कर देंगे तो बच्चा अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है, अच्छा उसका विकास होगा। और जैसे आप सोचिए कि भाई गायन क्षेत्र में या कोई क्रिकेट की अवस्था की बात ही करें। अब मान लो जो अच्छा कोई क्रिकेटर है उसे हम कहें कि तुम गाना गाओ, और मान लो उसको कोई गाना गाने में उसके कोई गुण ही नहीं है, उसको वो जानते ही नहीं है, तो क्या उसका अच्छा डेवलपमेंट हो पाएगा? तो पता पड़े ना तो वो अच्छा क्रिकेटर बन पाया ना अच्छा गायक कलाकार बन पाया। तो वो उसकी इस भावना को हमें नहीं जोड़ना है, हमें क्या करना, नहीं, जो निहित गुण हैं, जो उसके अंदर जो भी गुण हैं उसको हमें डेवलप करना है। अब ये कैसे पता लगेगी सर कि भाई इसमें कौन से गुण है? तो वो एक टीचर ही जान सकता है, क्योंकि वो एक्टिविटी, जो वो कार्य करेगा बच्चा, उसको जब टीचर देखेगा तो कहेगा भाई इस बच्चे में ये गुण लगता है कि ये इसका बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है इस क्षेत्र में अगर ये जाएगा तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि निहित गुणों का विकास करना भी हमारा शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। अगली बात आती है सामाजिक भावना का विकास। तो सामाजिक भावना का विकास, सहयोग करना, परस्पर प्रेम रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये सब किसकी बात आती है? सामाजिक भावना के विकास की बातें। तो बच्चा जब विद्यालय जाता है तो वहाँ पर अलग अलग परिवार के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो एक दूसरे की भावनाओं की कद्र भी करते हैं, झगड़े भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन फिर प्रेम भी होता है। तो हमें क्या करना है, बच्चे के अंदर सामाजिक भावना का विकास अधिक से अधिक विकसित हो। तो ऐसा माहौल आप विद्यालय में रखिए कि बच्चे एक दूसरे की सम्मान करें, बच्चे एक दूसरे का कोई चीज़ की कमी है तो उसको आपस में ले सकें। अगर कई बार आपने सुना होगा कि साहब वो मेरा टिफ़िन खा गया, वो मेरा लंच में हुआ, पता पड़ी उसका नाश्ता कर गया, उसके पराठे खा लिए, तो ऐसी भावना भी हमको देखने को मिलती हैं। अगली बात आती है आत्म प्रदर्शन का अवसर। बच्चे को आपने देखा होगा, जो अच्छे स्कूल हैं वहाँ पर हर छोटे बच्चे को भी माइक पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। उसके पीछे क्या है, एक लॉजिक क्या है पता है आपको? लॉजिक केवल इतना भरसा है कि बच्चे के अंदर जो हिचकिचाहट है, बच्चे को जो बोलने का भय है, वो उसका निकल जाए। और पता है क्या बुलवाते हैं वो? ज़्यादा बातें नहीं बुलवाते, केवल आपका नाम क्या है बेटा, आप मंच पर जाएंगे और माइक के आगे आपने क्या कहना है, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास का छात्र हूँ और मैं इस बारे में जानता हूँ, और मैं इस बारे में ये दो बातें मैं जानता हूँ। वो दो बातें बोलेगा, लेकिन देखिए, भले ही वो दो बातें बोला, तोतली भाषा में बोला, लेकिन आप उसका प्लस पॉइंट देखें तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि बच्चे के अंदर जो बोलने की हिचकिचाहट थी वो उसकी निकल रही है। आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन बोलने में जैसे किसी से कहो जरा मंच पे या माइक पर आकर दो शब्द कहिए तो अच्छे अच्छों के पैर कांपते हैं। तो ये हमें इसका भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे के हम आत्मप्रसन्न का अवसर दें। अगली बात आती है मानसिक क्रियाओं का अवसर। अब मानसिक क्रियाएं क्या है? खेल खेल में हम उसे ऐसी एक्टिविटी भी जोड़ दें कि बच्चा उसमें अपना दिमाग थोड़ा सा लगाए कि हाँ ये चीज़ कैसे हो रही है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक पजल, एक गेम आता है जिसमें आप देखा होगा कि एक गुटका होता है, उसमें लाल रंग, पीले रंग और सफ़ेद रंग के, उसको हमें एक जगह पर जोड़ना होता है। तो यदि हम उसको ये ऐसा भी करवा रहे हैं तो उसे हम क्या कर रहे हैं, उसकी मानसिक क्रियाओं को डेवलप कर रहे हैं हम। ठीक है। अब जैसे मान लो हमने बच्चे को गिनती सिखा दी, 10 तक या 20 तक बच्चे को गिनती आती हैं, और बच्चे ने पहले मतलब हमने क्या किया, जानबूझकर हमने 1 लिखा, 2 की जगह छोड़ दी, फिर हमने लिखा 3, फिर हमने 4 की जगह छोड़ दी, 5 लिखा। अब हमने बच्चे से पूछा बता बेटा ये खाली जगह पे क्या आएगा? तो जाहिर सी बात है, जिस बच्चे, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में क्या होता है, मानसिक विकास की तीव्रता देखने को मिलती है हमें, तो वो फटाफट से कहेगा सर यहाँ पर 2 आएगा, सर यहाँ पर 4 आएगा। ऐसे हमने उसमें आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में क्या किया, बी के बाद जगह छोड़ दी, हमने डी लिख दिया। तो बच्चा अपना, उसे ABCD आती है तो कहेगा कि नहीं सर इसमें C आएगा यहाँ पर। तो ये हमने इसका भी ध्यान रखना है कि उसकी मानसिक क्रियाओं के अवसर हम उसको दें कि वो नई नई बातों को सीखे और जो हमने सिखाया है उसका डेवलपमेंट भी हो जाए। अगली बात आती है अच्छी आदतों का निर्माण। अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक ड्राइडेन महोदय की एक परिभाषा आपको बताई थी कि सबसे पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, उसके बाद आदतें हम लोगों का निर्माण करती हैं। तो यदि हमने बच्चे को अच्छी आदतें बताई हुई हैं, उसे हम सिखा रहे हैं अच्छी आदतें, तो जाहिर सी बात है वही संस्कार उस बच्चे में डेवलप होते चले जाएंगे, और वो जब उसको देखेगा तो वो भविष्य में भी उन्हीं आदतों का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अच्छी आदतों का निर्माण करना है।
अपने पढ़ाई के प्रति, अपने स्वयं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसको भी हम बताएं, स्वयं भी कर कर दिखाएं, तो उससे हम ज़्यादा अच्छा, बच्चे पता है कब ज़्यादा सीखते हैं, जब उसके सामने वैसा कोई स्वयं करके दिखाता है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। अब मान लो टीचर आपस में लड़ रहे हैं और हम बच्चों से कहें कि भाई बेटा तुमको लड़ना नहीं चाहिए आपस में। अब मान लो बच्चा अगर आप कह दे कि सर मासा आप भी तो लड़ रहे थे, तो फिर बताओ क्या रह जाएगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हमें अच्छी आदतों का निर्माण पहले हम स्वयं पेश करें, तब बच्चों से करवाएंगे ज़्यादा अच्छा और आपका प्रभावशाली होगा। अच्छी बात अगली बात आती है मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। जैसे जिक्र किया था मैंने आपसे, मूल प्रवृत्तियाँ 14 होती हैं और वो सभी के साथ लगी हुई हैं। वो सबके साथ, किसी में ज़्यादा है कोई कम है, तो वो निकालने की बात है कि कब किसका कौन सी प्रवृत्ति निकल कर आएगी, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो हमें उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे जीवन में हंसना जरूरी है, ऐसे रोना भी जरूरी है, क्योंकि अंदर जो हमारे भाव हैं वो हमारे बाहर निकलेंगे, तो वो भी ऐसे ही हमें इसका भी ध्यान रखना है। अगली बात आती है कि करके सीखना, कि मतलब क्रिया द्वारा सीखना, लर्निंग बाई डूइंग। ये एक बहुत बड़ा आज हमारी आवश्यकता है कि हम क्या करें, जो भी शिक्षा प्राप्त करें लर्निंग बाई डूइंग करेंगे तो वो हमको फॉर एवर बात याद रहेगी और उसे हम हमेशा सीख जाएंगे। जैसे साइकिल चलाना, कोई हमको वैसे ही बताया कि भाई पहले साइकिल ऐसे पकड़ लो, फिर उस पर ऐसे करके पेडल पे पैर रखो, फिर गद्दी बैठ जाओ। जब तक ऐसे हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, स्वयं नहीं करके सीखेंगे, तब तक हम साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बच्चे को लर्निंग बाई डूइंग मेथड पर आप शिक्षा देने का प्रयास करें कि जो आप सिखा रहे हैं उसको आप उसे करने के लिए दें। ठीक है, पहली बार में बच्चा गलत करेगा, ठीक है कोई बात नहीं, मान लो हमने उससे गोला ही बनवाया, ठीक है गोला नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात को देखो कि बच्चे ने कम से कम उसको एक जगह रखा तो सही, तो गोला बनाने की कोशिश तो कर रहा है बच्चा, तो उसको करने के अवसर दें आप। अगली बात आती है खेल द्वारा शिक्षा। प्ले मेथड जो है आपके, जो प्ले स्कूल हैं, उसमें क्या होता है, उसमें यही तो है, खेल खेल के माध्यम से शिक्षा। जैसे हमने बच्चों को गोल घेरे में बिठा लिया, हमने गिनती सिखानी है, तो हमने मान लो हमें क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हमने कहा बेटा तुम पहले 1 बोलोगे, उसके बाद तुम क्या बोलोगे 2, उसके बाद तुम क्या बोलोगे 3। तो हम मान लो 10 बच्चों को गोले में बिठा लिया और बेटा तुम्हारा जब नंबर आया तुम अपने ही, हमने कहा भाई 8 कहाँ बैठा है, तो 8 ने हाथ खड़ा कर दिया, 5 का बैठा है, 5 ने हाथ खड़ा कर दिया। तो देखो बच्चे ने क्या सीखा, खेल खेल में गिनतियों को सीख लिया, गणित का ज्ञान भी हम दे रहे हैं। फिर हमने कहा भाई 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे बाहर आ जाओ, अब कितने बचे, तो हम उसे क्या दे रहे हैं, गणित का ज्ञान में घटाने की संक्रिया का भी ज्ञान दे रहे हैं। तो बच्चे को खेल खेल के माध्यम से, तो ये भी हम यदि करते हैं तो हमारा जो शिक्षा का स्वरूप है वो भी सफल होगा और बच्चे का विकास भी होगा, क्योंकि बच्चा खेल भी रहा है, बच्चा सीख भी रहा है। और यही क्या होना चाहिए, शैशवावस्था की जो अवस्था है उसमें सीखने का जो स्वरूप है वो ऐसा ही होता है, और ऐसा ही होने से क्या होगा, बच्चे का विकास जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। अगली बात आती है चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा। चित्रों व कहानियों के माध्यम से शिक्षा क्यों, क्योंकि बच्चा किस में खो रहा है, कल्पना में रहता है। इस उम्र का बालक, अभी आपसे चर्चा की थी कि कल्पना की सजीवता होती है, बच्चे कहानी में इंटरेस्ट बहुत लेते हैं, और कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं तो हम क्या है, अपनी कहानी का स्वरूप हमारे का ऐसा होना चाहिए कि कहानी में जो हमारा उद्देश्य है कि बच्चे को कुछ सीखने की बातें भी सिखाई जानी चाहिए। तो कहानी हम ऐसी गढ़ें कि बच्चे कहानी के माध्यम से सीखें। प्लस चित्रों से हमने क्यों कहा, चित्रों से हमने क्यों सिखाना चाहते हैं, क्योंकि चित्रों से बच्चे को बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, अब कई बार शिकायत करते हैं कि साहब बच्चे को गाने तो साहब सबरे याद हैं, वो किताब की बातें याद नहीं रहती। क्यों, क्योंकि बच्चा टीवी पे देख रहा है, क्या देख रहा है, पिक्चर देख रहा है, जो भी एक्टर या एक्ट्रेस उस पर जो डांस कर रही है वो डांस को देख रहा है, तो उसने क्या किया, पिक्चर को अपने दिमाग में रख लिया, अब उसे क्या कर रहा है, वो रिकॉल करता है। तो रिकॉल जब करेगा तो वो उससे, वो बातें उसे याद रही आएंगी। तो इसीलिए हमें भी क्या करना है, इसी चीज़ का समावेश अपने टीचिंग में, कि हम जब बच्चे को पढ़ाएं तो अपना कुछ टीचिंग एड मटेरियल अपना जरूर रखें, और उसमें चित्र हो सकता है, कोई मॉडल हो सकता है, कोई वर्किंग मॉडल हो सकता है। तो उससे क्या होगा, बच्चा बातों को सीखेगा। और हमारा उद्देश्य वो यही है कि हम बच्चे को सिखाने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करें और बच्चा सीख जाए। और सीखना भी कैसा, ये नहीं कि आज सिखाया कल भूल जाए, नहीं, लॉन्ग टर्म, ये हमारी क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, तो बच्चा उसे फॉरएवर याद रखे।
तो पिक्चर बच्चा नहीं भूलता, कहानी बच्चे को याद रहेगी कि हाँ सर ने ये बात बताई थी, ऐसा उसका पर ये हुआ था, उसके बाद सर ने ये भी कहा था, उसमें ये भी आया था। फिर बच्चे आपस में चर्चा करते हैं। अच्छा, फिर बच्चों से आप क्या कीजिएगा, लंच के बाद फिर पूछो, हाँ भाई जो सुबह मैंने कहानी बताई थी उस कहानी में कौन मुझे कौन सुनाएगा। तो देखो कितने हाथ खड़े होते हैं, क्योंकि बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट लिया हुआ होता है। अगला आता है विभिन्न अंगों की शिक्षा। अब देखिए विभिन्न अंगों की शिक्षा से यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि अलग अलग फील्ड की शिक्षा। जैसे विषय आपके, हमने भाषा भी रखी है, उसमें हिंदी भी पढ़ा रहे हैं, का खा गा घा भी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी की वर्णमाला का भी ज्ञान दे रहे हैं, हम उसे गणित का भी विषय का भी ज्ञान दे रहे हैं। तो हम उसे विभिन्न विषयों का भी ज्ञान दे रहे हैं, विभिन्न अंगों की शिक्षा भी दे रहे हैं। तो ये भी उद्देश्य क्यों, ताकि बच्चा इससे बोर नहीं होगा। अब मान लो मैं कोई भी टीचर आपको पूरे दिन हिंदी हिंदी पढ़ाए, तो क्या चाहोगे आप, सर हिंदी नहीं सर, कुछ और पढ़ाओ सर। तो जब हम और आप बोर हो सकते हैं तो बच्चा क्यों नहीं होगा भाई, तो बच्चा भी होगा। तो हमें उसी का भी ध्यान रखना है कि हमें उसे अलग अलग विषयों का ज्ञान ऐसा जोड़िए कि बच्चा उसको खेले भी। क्योंकि देखिए बच्चे का जो मूल जो वो है सार, वो क्या आता है, खेल खेलना। वो चाहता है कि हम खेल में सीख जाएं, खेलें अधिक। तो हमारा उद्देश्य भी क्या है, हमने उसी को जोड़ लिया। तो इसलिए टीचर को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं जानेगा इन सारी चीज़ों को तो हो सकता है अपने विषय को ना दे पाए, अपने विषय को वो ना पहुंचा पाए बच्चों के समक्ष। तो हमें इन सब चीज़ों का यदि पता रहेगा तो हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएंगे। और जो बच्चे की शैशवावस्था है, उसकी जो विशेषताएं हैं, उनका हम बच्चों को ज्ञान भी दे सकते हैं। और बच्चे को जैसा हम चाहते हैं कि उसका जो हमारा उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, तो सर्वांगीण विकास कब हो पाएगा, यदि हमें उसकी विशेषताएं पता हों, उसके बाद हम शिक्षा के स्वरूप में इन चीज़ों को शामिल कर लें। देखिए विशेषताओं को जिक्र मैंने 16 की थी, देखिएगा आप अपने उसमें, और ये हमारी कितनी है, ये 15 हैं। तो वही बातें हैं, पॉइंट वही हैं, हमने केवल उन्हीं को जोड़कर यहाँ पर रखा हुआ है। और उसी से हमारा क्या होगा, उन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। हमें जब विशेषता पता है तो उसी के आधार पर हम शिक्षा देंगे, तो हम बच्चे को ज़्यादा सिखा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हटाना था, ये अगली अवस्था आ गई, थोड़ा इसे काट देना। ये तो अगली अवस्था आ गई, वो टॉपिक मेरा खत्म हो गया था।